हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रकृतिवाद, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरलिज्म। ठीक है, तो प्रकृतिवाद जो है वो आदर्शवाद के अपोजिट विचारधारा या बिल्कुल विपरीत विचारधारा मानी जाती है। इसको आदर्शवाद का विरोधी माना जाता है प्रकृतिवाद को। और प्रकृतिवाद के जो प्रतिपादक रहे हैं या जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो है रूसो का। रूसो जो है बहुत फेमस दार्शनिक रहे हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और इन्होंने ही प्रकृतिवाद की विचारधारा जो है उसको जन्म दिया था। और उसके बाद जो है बाकी जो लोग रहे हैं, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं, वो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो रूसो जो है उन्होंने जो प्रकृतिवाद की अपनी विचारधारा प्रकट की, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है एमील, EMILE। एमील नाम की एक बुक लिखी थी उन्होंने, और उसमें उन्होंने अपनी प्रकृतिवाद से संबंधित पूरी विचारधारा प्रस्तुत की थी। और एमील जो है इसमें एक सेंटर कैरेक्टर है, यानी जो मुख्य चरित्र है इस किताब का, वो एमील नाम का एक बच्चा है, एक लड़का है, और उसी के थ्रू ही अपना पूरा प्रकृतिवाद के संबंध में जो विचारधारा है उसको बताते हैं। ठीक है, तो इसी किताब को प्रकृतिवाद का जो है मेन जो है वो माना जाता है, मेन आधार माना जाता है। ठीक, अब है क्या ये विचारधारा? जैसा कि हम लोग ने आदर्शवाद में पहले देखा था कि आदर्शवादी मानते हैं कि ये जो संसार है वो किसने बनाया है, वो परमात्मा के विचारों से उत्पन्न हुआ है, यानी वो परमात्मा के, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रकृतिवादी जो हैं या रूसो जो हैं, वो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। वो संसार की रचना ये नहीं मानते कि किसी एक शक्ति ने की है या परमात्मा ने या ईश्वर ने की है। ठीक है, तो संसार की रचना कैसे हुई है, अगर इसकी तत्व मीमांसा की बात की जाए, मेटाफिजिक्स की बात की जाए कि प्रकृतिवाद के अनुसार संसार कैसे बना है, तो ये देखो ये बहुत साइंटिफिक रूप में बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो संसार है वो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है, और ये जो पदार्थ हैं वो किससे बने हैं? जब शुरुआत में किसकी खोज हुई थी? परमाणु की, है ना। तो जितने भी ये पदार्थ हैं वो किससे बने? परमाणुओं से। साइंस वाले जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये संसार जो है वो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है, और पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से। तो यानी ये संसार किससे बना है? परमाणुओं से मिलकर इस संसार का या इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। ठीक है, बाद में जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, बहुत सारी खोजें हुई, तो फिर ये खोजा गया कि ये परमाणु किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक, तो जब तक ये माना जाता था कि संसार परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसको कहा जाता था परमाणुवाद, है ना, कि भाई परमाणुओं से मिलकर इस प्रकृति की रचना हुई है। लेकिन फिर बाद में जब खोजा गया कि नहीं, परमाणुओं के भी अंदर 3 चीजों की शक्तियां हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो फिर कहा गया कि इसको कहा गया शक्तिवाद, कि ये 3 चीजों से मिलकर संसार की रचना हुई है। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप कर गया, जैसे अभी पीछे गॉड पार्टिकल आ गया, खोजा गया, है ना, तो यानी कि किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, तो ये माना जाता है, एक नटशेल में समझो कि प्रकृतिवाद ये मानता है कि ये जो संसार है ये जो पदार्थों से मिलकर बना है, पदार्थ निश्चित चीजों से मिलकर बने हैं, बस उनका रूप चेंज होता चला जाता है, लेकिन अंदर का जो वो तत्व होता है ना, वो कभी बदलता नहीं, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो बस ये इतनी बात करते हैं, और जो है इतनी बात करके वो कहते हैं कि बस ये संसार प्रकृति से निर्मित है, और प्रकृति जो है परमाणुओं से निर्मित है। ठीक है, ये है प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा। कि संसार का ज्ञान कैसे हासिल होगा, या संसार का हमको सत्य ज्ञान कैसे मिलेगा, तो जहां आदर्शवादी चूंकि विचारजन्य मानते हैं, ज्ञान को सबसे बेहतर ज्ञान मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि इंद्रिय जन्य जो ज्ञान होता है वो सच्चा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि ये जो हमारी कर्मेंद्रियां, हमारे हाथ और पैर, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के द्वारा ही हम पदार्थों का ज्ञान हासिल करते हैं। हमने अणु खोजे, परमाणु खोजे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोजे, या फिर जो है हमने गॉड पार्टिकल खोजा, तो अपनी कर्मेंद्रियों और अपनी ज्ञानेंद्रियों के बल पे ही ढूंढा है। तो चूंकि ये परमात्मा को नहीं मानते हैं, किसी आध्यात्मिक संसार को नहीं मानते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये जो चारों ओर का जो हमारा संसार है, यही सच्चा संसार है। और इसका ज्ञान हमको कैसे मिलेगा? इसका ज्ञान हमको अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा और ज्ञानेंद्रियों द्वारा मिलेगा। यही हमारी कर्मेंद्रियां ही हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां ही जो हैं, जिनके द्वारा हम इस संसार का ज्ञान हासिल करते हैं। इन्हीं के द्वारा हम शोध करते हैं, शोध करके नई चीजों को ढूंढते हैं। ठीक है, तो ज्ञान के संबंध में ये कहते हैं कि भाई हमको अपनी ज्ञानेंद्रियों पर ही भरोसा करना है, और यही, लेकिन एक बात साथ में कहते हैं
कि हमें अपनी कर्मेंद्रियों का और ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम अभी जिस फॉर्म में हैं हम उस तरह से ही सच्चा ज्ञान हासिल कर लेंगे, नहीं, हमें इनको ट्रेन करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रशिक्षण जरूरी है। जितनी प्रशिक्षित होंगी, जितनी विकसित होंगी, हम उतना ही इस प्रकृति को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ज्ञान लेकिन हासिल हमें ज्ञानेंद्रियों से ही होगा। और जीवन के उद्देश्य की जहां तक बात है, यानी जहां तक इनकी ये बात है, एक्सियोलॉजी की बात है, आचार मीमांसा की, कि जीवन का क्या उद्देश्य है, मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिंपल कहते हैं, सुखपूर्वक जीना है। अब सुखपूर्वक जीवन जीने का क्या मतलब है? वो कहते हैं देखो, ये पूरा संसार जो है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये प्रकृति से निर्मित है। सब चीजों की अपनी एक प्रकृति है, हर चीज की अपनी एक प्रकृति है। सुखपूर्वक जीना, सुखपूर्वक जीवन जीने का यहाँ मतलब क्या है? वो कहते हैं देखो, जितने भी पदार्थ हैं उसमें हम भी शामिल हैं, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, निर्जीव पदार्थ हो, सजीव पदार्थ हो, उन सबकी अपनी एक प्रकृति होती है। उसके बारे में देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, इस प्रकृति में सब चीजों की प्रक्रिया निश्चित है, चक्र चल रहा है। जैसे कि पानी है, वो गर्म होता है, वाष्प बनता है, फिर ऊपर जाता है, ठंडा होता है, बादल का रूप लेता है, फिर पानी के रूप में बरसता है और जमीन पे आ जाता है। इसी प्रकार से पानी है, जहाँ ज्यादा ठंडा प्रदेश है वहां पे वो जमता है, बर्फ बनता है, लेकिन जैसे ही गर्मी मिलती है वो फिर से पिघलता है और पानी बन जाता है। ठीक है, पानी किससे बना है? पानी बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। वो कह रहे हैं चाहे बर्फ हो, चाहे पानी हो, चाहे वाष्प हो, तीनों के देखो रूप अलग हैं, तीनों की विशेषताएं भी अलग हैं, लेकिन उनका जो मूल तत्व है वो एक ही है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बने हैं। पानी का जो मूल तत्व है वो वही है। बर्फ देखेंगे तो हमको देख के नहीं लगता ना कि ये पानी है, भाप देखने पे भी नहीं लगता कि ये पानी है ना, लेकिन सच्चाई, उसका रूप अलग है, रूप बदल गया है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है, मूल नेचर है, वो सेम है। वो बस ये क्रम चल रहा है प्रकृति में। और वो कहते हैं बहुत सारी चीजों की प्रक्रियाएं चल रही है, बहुत सारी चीजों के क्रम चल रहे हैं। ठीक है, क्रम चल रहे हैं। तो इस विषय में वो ये कहते हैं कि मूल तत्व को अगर पहचान लोगे, अगर मूल तत्व को जान लोगे तो वही सच्चा ज्ञान है। इसी तरह से वो मनुष्य के बारे में कहते हैं कि मनुष्य की भी अपनी एक मूल प्रकृति है, हमारी भी एक मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति के विरुद्ध काम करेंगे तो दुख मिलेगा, और उस मूल प्रवृत्ति के अनुसार काम करेंगे तो सुख मिलेगा। जो ये कहते हैं ना, सुखपूर्वक जीना। दूसरा सुखपूर्वक जीने को ये बताते हैं, वो कहते हैं जो हमारा वातावरण है, हमारी जो प्रकृति आसपास की, हमारा जो वातावरण है, इनके साथ अगर सामंजस्य बनाएंगे, ठीक है, जो जैसे हम लोग अनुकूलन पढ़ते हैं ना, समायोजन पढ़ते हैं, अगर हम एडजस्टमेंट सही करेंगे तो देखो हम आराम से रहेंगे। लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, उसका संतुलन खराब करेंगे, उसके साथ सही समायोजन नहीं करेंगे, तो उसका असर हम पे भी निगेटिव पढ़ेगा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि अगर ओले पड़ रहे हैं और बाहर निकलेंगे तो ये हमको समझना होगा कि इस समय मौसम है कि ओले पड़ेंगे, ये हमें एडजस्ट करना है कि हम इस समय बाहर ना निकले। लेकिन बाहर निकलेंगे बिना किसी प्रिकॉशन के तो हमको चोट लगेगी। तो हमने प्रकृति के विरुद्ध काम किया, प्रकृति के विरुद्ध किया तो दुख मिलेगा, प्रकृति के अनुकूल किया तो सुख मिलेगा। तो कहते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखपूर्वक जीना। और इसके लिए उसको अपनी प्रकृति को समझना होगा, आसपास के वातावरण को, अपने संसार को समझना होगा, और समायोजन, एडजस्टमेंट करना होगा। सही एडजस्टमेंट, यानी कभी हम अपने को बदलेंगे, कभी हम प्रकृति को बदलेंगे, तो संतुलन बना रहेगा और सब चीजें सही तरीके से, सारी प्रक्रियाएं सही तरीके से चलेंगी और व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होगी। सुख की प्राप्ति के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपनी इंद्रियों का प्रशिक्षण करें, इंद्रियों को ट्रेन करें। इंद्रियों को ट्रेन करेंगे तो वातावरण को समझेंगे, खुद को समझेंगे और सुखपूर्वक जिएंगे। तो ये प्रकृतिवाद एज अ नटशेल, अगर हम सारांश रूप में कहें तो प्रकृतिवाद सबसे पहले ये मानता है कि संसार किससे बना है? संसार तत्वों से मिलकर बना है या प्रकृति से बना है। दूसरा, ये संसार जो है इसका ज्ञान कैसे हासिल होगा? हमको अपनी इंद्रियों के द्वारा इसका ज्ञान हासिल होगा। तीसरा, संसार का, मनुष्य का जीवन का क्या उद्देश्य है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है सुखपूर्वक जीवन। सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए करना क्या होगा? सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रकृति को समझना होगा और प्रकृति के साथ संतुलन कायम करना होगा। अब प्रकृति के साथ को समझने के लिए क्या करना होगा? उसमें कहते हैं कि
सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जितने भी प्योर साइंसेज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये हमारी मदद करेंगे प्रकृति को समझने में। इन्हीं के द्वारा हम वातावरण को, इन्हीं के द्वारा हम तत्वों को खोजेंगे और समझेंगे। तो भौतिक विज्ञान का जो ज्ञान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको प्रकृति को समझने में हमारी मदद करेगा। ये संसार के अलावा किसी और संसार यानी स्वर्ग, नर्क, आध्यात्मिक संसार की बात ये नहीं करते हैं, परमात्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सत्ता में विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि जो प्रकृति की सत्ता है इसको समझना जरूरी है और तब हम अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, ये है प्रकृति। ठीक।